आजकल वो वाइटनिंग जो है वो भी बहुत चल रही है, तो क्या हमें वो करवाना चाहिए? पहले तो मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठे बैठे चारकोल पेस्ट कर रहे हैं इस्तेमाल, जैसे आपने पाउडर्स का भी इस्तेमाल बोला, वो भी लोग बहुत कर रहे हैं। मिथ से लोगों की कि उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। काफ़ी लोग ये करते हैं कि जो है ना घर पे बैठ के स्ट्रिप्स होती हैं वाइटनिंग की, वो यूज़ कर रहे हैं। दे ऑल आर वेरी बैड ऑप्शंस। मैं हमेशा बताती हूँ कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इन हाउस जाके डेंटिस्ट के पास उनसे ब्लीचिंग करवाएं। वो क्योंकि उनको पता है कि आपको क्या करना है। और टीथ वाइटनिंग एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसमें हम बाकायदा बैरियर क्रिएट करते हैं आपके मसूड़े के ऊपर ताकि मसूड़े जल ना जाए, और फिर ब्लीचिंग एजेंट रखते हैं और उसको 20 से 30 मिनट्स तक हम सेट करते हैं फ्रॉम द लाइट। जो हमारी एक लाइट होती है लेज़र लाइट, उस लाइट से वो टोटली सेट होता है और फिर वो आपकी वाइटनिंग 1 ईयर तक रहती है। सो स्केलिंग करवाने के फौरन बाद आप वाइटनिंग करवा सकते हैं। एग्जैक्टली 1 ईयर तक रहती है? मुझे नहीं लगता ये रहती है 1 ईयर। देखिए आपके फिर दोबारा से वो येलो टोन में दांत चले जाते हैं। देखिए वो बहुत सारे लोगों की ये भी मिस्टेक्स होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, और अगर चाय पीते तो आधे घंटे के अंदर कुली नहीं करते। मैंने आपको ये कहा, अगर आप कोई जूस लेते हैं, कोई मशरूबात लेते हैं ऐसी जो रंग छोड़ती है, जैसे जिसमें हल्दी है, जिसमें कोई ऐसी चीज़ है जो जूसी है, जो चाय है, कॉफ़ी है, उन सूरत हाल में हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुली कर लें, तो आपको कभी भी वापस वाइटनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो माउथ वॉश, टूथब्रश प्रॉपर करना, ये तमाम चीज़ें। इवन हम वाइटनिंग करने के बाद पेशेंट्स को वाइटनिंग पेस्ट भी रिकमेंड करते हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल करें एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। ये भी रिकमेंडेशन। ओके, और बच्चों के खास तौर पर हम बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चों के आपको पता है दांत जो हैं, जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, 1 ईयर 2 ईयर के हैं, जिनके बच्चों के भी आ रहे हैं दांत, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या आप एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? मैंने बहुत सारी माओं को देखा है कि जो अपने बच्चों की दांतों की हालत को बिल्कुल नहीं देखती हैं। वो कहती हैं अभी बहुत छोटा है। मैं आपको बताती हूँ 6 माह का बच्चा जो होता है ना, 6 माह उसका पहला दांत तब आ जाता है। हम हमेशा कहते हैं कि उसको आप अगर इनिशियली पेस्ट नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, आप एक गॉज लें, एक रुई लें, एक गॉज लें, उसको बॉइल्ड वाटर में डिप करें और बच्चे के उस सॉकेट वाले एरिया को या जहाँ दांत आने वाले उस जगह को साफ करें। क्योंकि बच्चा माँ का दूध पीता है या अपनी बॉटल दूध पीता है या चीनी वाला दूध पीता है, ऐसे नॉर्मली बच्चों दूध भी पीते हैं तो यहाँ पे जम जाता है ना। और आपको पता है फिर उन बच्चों को नर्सिंग बॉटल केरीज होती है। ये एक टाइप ऑफ केरीज है जो नर्सिंग बॉटल से होती है। तो पेशेंट्स में हम बाकायदा माओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई प्लीज़ आप इनको 6 माह पे सिर्फ आप एक कपड़े से ना साफ कपड़े से बॉइल्ड वाटर के अंदर डिप करते हुए उसका कॉटन बड इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन बड तो बहुत छोटा हो जाएगा, हम गॉज कहते हैं, जो एक पट्टी होती है। उस पट्टी को आप वो बिल्कुल न्यू होती है तो ऑफकोर्स वो डिसइंफेक्टेड होती है, उसको आप डिप करें बॉइल्ड वाटर में और बच्चे के पूरे मसूड़े पे घुमाएं ताकि उसका मसूड़ा साफ हो। ये आप जब 1 साल का तो बच्चा, ये अवेलेबल होती है मार्केट में? बिल्कुल। ये तो गॉज तो आप वैसे भी बैंडेजेस में यूज़ करते हैं ना। ये जब आदत हो जाएगी उसकी तो वो फिर उसको इंट्रोड्यूस करना है आपने खाली ब्रश। छोटा बच्चों का ब्रश आता है, उसको आपने देना है ताकि वो आराम से खुद अपना घुमाते जाए और सीखता जाए। और जब उसको समझ आ जाए कि मैंने अब पेस्ट को अंदर नहीं लेना और वो ब्रश की हैबिट उसको आ गई, तो आपने चावल के दाने तक का सिर्फ पेस्ट लेना है। और बच्चों का ABC पेस्ट होता है, बच्चों का खुद का अपना पेस्ट होता है, बड़ों का पेस्ट वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हम इस्तेमाल करवाते हैं जो नॉर्मल पेस्ट होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए अपना एक पेस्ट होता है जो 12 साल तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे छोटी उम्र में। और चावल तक के दाने का लेना है पेस्ट आपने अपने ब्रश पे, सॉफ्ट ब्रश हो, छोटा ब्रश हो, और ब्रश करना है। तो 6 माह से स्टार्ट करना है माँ ने, और 1 साल से बच्चा खुद इंडिपेंडेंट करे। और रोल मॉडलिंग करनी है, बच्चे के सामने आपने शो करना है कि देखिए मम्मा भी कर रही है, बाबा भी कर रहे हैं, और उसको करके दिखाना है। डे बाय डे प्रैक्टिस करवानी है बच्चे की। ये रोल मॉडलिंग है सारी। तो बच्चों की ये फिर ठीक हो जाएगी चीज़ें, कभी केरीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे को कुली करना सिखाना है कि मीठा वो खाते हैं, बच्चे तो खाते ही खाते हैं, तो आपने कुली करना सिखाना है क्योंकि बच्चों को हाइपरनेस भी इसी से होती है अगर वो रिटेंशन हो रही है। इवन कैविटी भी बन रही है। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास बच्चे हैं, अपने दांतों के अंदर कीड़े लगा के आते हैं क्योंकि वो दांत के ऊपर रह जाती है। कैंडीज़ हो गई, स्टिकी चीज़ें खा रहे हैं, च्युइंगम्स खा रहे हैं, जेलीज खा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें दांतों पे रह जाती है क्योंकि वो स्टिकी होती हैं। तो आधे घंटे के अंदर बच्चों को कुली करा लें, ब्रश करा लें ताकि बच्चों का वो रिटेंशन ना हो। और खुदारा कोई मीठा शरबत या कोई चीनी डाल के शरबत ना पिलाएं बच्चों को फीडर के अंदर। वो आप डायरेक्ट अटैक दे रहे हैं उसको और उसको हाइपर कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की हेल्थ के लिए। और ख़ासतौर पर जो दांतों में से ब्लीडिंग बहुत, जब आप ब्रश करते हैं बहुत ज़्यादा अक्सर ब्लीडिंग होती है, इसकी क्या वजह होती है? ये मसूड़ों की कमज़ोरी की वजह से होता है। इसमें हम कहते हैं पेशेंट्स को अगर आपको पथरी नहीं है तो आप रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में एक कच्चा टमाटर खाएं, वो लाइकोपीन होता है। और आपको पता है लाइकोपीन से आपको बहुत फ़ायदा होता है कि आप जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम
काम करता है। ये बात दुरुस्त है कि टमाटर खाने से वो जो होती पथरी, हाँ पथरी, इसलिए पहले पेशेंट से पूछ लेते हैं, अगर नहीं तो फिर हम उसको कहते हैं कि स्केलिंग करवाएं, कुछ जेल्स देते हैं हम जो कि वो लगाते हैं मसूड़ों पे, लेकिन मसूड़ों स्ट्रेस या फिर आपकी कैलकुलस प्लाक की वजह से ही स्वेल होता है, अदरवाइज कोई और रीज़न खास नहीं है उसका। अगर आप ये तमाम चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, स्केलिंग ईयरली करवाते हैं। वजह जो ब्लीडिंग का होना दांतों में से, यस, ये आपके मसूड़े कमज़ोर होते हैं क्योंकि आपने तो बहुत तेज़ ब्रश किया है, नंबर 1, बहुत स्ट्रेस है आपको, या आपको जेनेटिक भी रीज़न हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों का हम एवेल्यूएट करके फिर ही चेक करते हैं कि इनमें से क्या खास रीज़न है, और फिर उसके बाद पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं कि स्केलिंग करवाएं। रिसेंटली बहुत सारा मेरे पास एक रीज़न पेशेंट भी आई थी, मैंने पता किया तो उसकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर था, ऑलरेडी उसकी ब्लीडिंग कोई डिजीज़ थी, जिसको हमने INR के थ्रू चेक किया, उसका INR लेवल चेक किया, और फिर पता लगा कि जी इसका तो ऑलरेडी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वो ठीक होगा तो मसूड़ों का खून निकलना भी बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा दांत और मसूड़ों में मतलब बीमारियों से इनको बचाने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हमें अपनानी चाहिए? मैं कहूँगी हेल्दी ऑप्शंस की तरफ आप रेकमेंड मैं करूँगी पूरी तरह। रोज़ों के अंदर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके दांतों को मजबूत करता है। दूध का इस्तेमाल, मखाने का इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया चावल हो गए, पोमीग्रेनेट जूस जो है 3 टाइम्स, मैं कहती हूँ हमेशा 3 टाइम्स वो ग्रीन टी से भी ज़्यादा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। वो समझ ले ग्रीन टी आप पीते हैं और एक अनार आप खा लेते हैं या जूस खा लेते हैं, पी लेते हैं उसका, वो 3 टाइम्स बेटर है और वो इतना बेस्ट होता है आपके लिए। चाय का इस्तेमाल कम कर दिए, उसकी जगह ऑल्टरनेट मैंने आपको बताया ग्रीन टी है आपके पास। इवन हमारे पास वाइट टीज़ भी बहुत ऑप्शंस में है, ये लीफ से बनता है, हर्ब टी से बनता है, तो बहुत अच्छा होता है। और पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं कि कोई भी चीज़ खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, उसका भी ऑल्टरनेट ढूंढें। आप फ़िश का ऑल्टरनेट ले आ सकते हैं, फ़िश आपके लिए ओमेगा है, तो ऑलरेडी आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देगी, आपके दांत भी अच्छे होंगे, बाल भी अच्छे होंगे और नेल्स भी अच्छे होंगे। विटामिन डी जिस जिस ग़िज़ा में है उनका इस्तेमाल आपको बहुत ज़रूरी है, तो ये रिकमेंडेशन प्रॉपर्ली हर दांत की हेल्थ के लिए। बुजुर्गों को जो है उन्हें उनके दांतों की किस तरह से सफाई उनकी होनी चाहिए और उनको क्या एहतियाती तदाबीर जो अपनानी चाहिए? हमने यूजुअली देखा है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा रूट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, सेंसिटिव होती है, रूट एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि एक तो उनको ब्रशिंग का भी नहीं पता होता, प्लस उनकी एक एजिंग होती है, तो मसूड़े ऊपर की तरफ चले जाते हैं और उनकी जड़ें जो हैं वो सामने दिख रही होती हैं। तो उस सूरत में हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप पहले ही स्टार्टिंग ईयर्स में अपनी हेल्थ का सही ख्याल रखते हैं, ब्रशिंग सही करते हैं, ज़्यादा तेज़ ब्रश नहीं करते हैं, इवन आप अपने दांतों में जो है वो कोई कैविटी लगने नहीं देते, तो आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप डेंचर की तरफ जाए। अदरवाइज हमारे पास सबसे ज़्यादा ओल्ड पेशेंट्स डेंचर मसूई दांत के लिए आते हैं जो एक निकालने चढ़ने वाले होते हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, या हम उनको इम्प्लांट दें या हम उनको डेंचर का ऑप्शन दें। तो उन मरीज़ों को हम खास कहते हैं कि अपने पेस्ट जो है वो माइल्ड इस्तेमाल करें, जिसमें हर्बल पेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बहुत सारे पेस्टों में हर्बल ऑलरेडी होते हैं एडिड, जिसमें सिनेमन स्टिक्स होती हैं, दालचीनी बाकायदा और क्लोव्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करें, उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कैविटीज़ होंगी कभी। बिल्कुल। और अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के ऑपरेशंस भी होते हैं दांतों के, क्या वो ऑपरेशन हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अच्छा, ये पेशेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पहुंचते हैं जब उनका या तो ऑर्थो का प्रॉब्लम है, कोई आगे पीछे दांत है, या जबड़े का प्रॉब्लम है। बस ये किस एज में होता है ये ऑर्थो की प्रॉब्लम? ऑर्थो में हम ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट सिर्फ करते हैं 14 एंड अबव। बहुत सारे ऐसे केसेस ज़रूर होते हैं जो फंक्शनल अप्लाइंसेस वाले होते हैं, जिनमें बच्चे जो है इब्तदाई ईयर्स में थंब सकिंग करते हैं या पेंसिल रखते हैं, उसकी वजह से पैरा फंक्शनल हैबिट की वजह से दांत बहुत बाहर आ जाते हैं। उस सूरत में हम जल्दी कर लेते हैं 9 ईयर्स में, अदरवाइज हम 14 ईयर्स से ज़्यादा जल्दी नहीं बोलते कि आप करवाएं, क्योंकि आपकी ग्रोथ पूरी हो जाती है और आप ग्रोथ स्पर्ट पे चले जाते हैं। तो हम कहते हैं अब जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका इफेक्ट सही आएगा।